1000 स्क्वायर फीट का मकान सिर्फ प्लिथ लेवल तक, कुर्सी लेवल तक अगर हम बनवाते हैं तो हमारे टोटल कितने रुपए का खर्चा आता है, कितना रेती लगता है, कितना गिट्टी लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना सरिया लगता है और आखिरकार कितनी मजदूरी हमारी बनती है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो कि ठेकेदार मिस्त्री हमें नहीं बताते हैं और हम अपने इस काम को ठेकेदार मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट, समझ लीजिए। अभी तो ये बना ही नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। इसमें हमारे कॉलम की संख्या कितनी आएगी, प्लेथ लेवल का काम कितना बनेगा, नींव कितना बनेगा और कितना गहरा जाएगा, कुर्सी कितनी ऊंची लेने वाले हैं, सभी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने नक्शा बनवा रखा है तो उसमें कॉलम की संख्या मेंशन की हुई होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1000 स्क्वायर फीट के मकान में लगभग कितने खड़े कॉलम हमारे आ सकते हैं। तो ये 1000 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट है। साइज़ की अगर बात कर लेते हैं तो इसको साइज़ में लिख लेते हैं 25 बाई 40। इसके अलावा भी यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का जो आप मकान बना रहे हैं उसमें यदि इस साइज़ से अलग साइज़ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगभग कॉलम आएंगे, लगभग ही खर्चा आपका आने वाला है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर नक्शा बनवा रखा है तो उसमें कॉलम की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से 25 बाई 40 का हमारा प्लॉट है और इसमें 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया हो रहा है। तो कॉलम की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये 25 फीट है, तो इसको हम दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। ऐसे थोड़ा इधर हो सकता है, थोड़ा उधर हो सकता है, अलग बात होती है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और इसको 40 फीट को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कुछ 4 भागों में। ऐसे ये हमारे हो जाते हैं प्लिथ लेवल, प्लिंथ बीम। कॉलम की बात कर लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं एक कॉलम हमारा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है, पांचवा ये आ रहा है। यानी कि 5 कॉलम एक लाइन में आ रहे हैं, 5 इसमें आ रहे हैं और 5 इसमें आ रहे हैं। टोटल दोस्तों हमारे कॉलम की संख्या आ रही है 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं। और ज़मीन के अंदर से लेके हमारे कुर्सी लेवल तक, प्लेथ लेवल तक का जो कॉलम का लंबाई है दोस्तों, वो 9 फीट में ले रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि 5 या फिर 6 फीट हमारा ज़मीन के अंदर चला जाता है और 3 फीट के आसपास हम अपना ज़मीन से ऊंचा रखते हैं, लगभग 3 फीट के आसपास। तो 9 फीट हो जाता है, गुणा करते हैं तो 135 फीट हमारा ये हो जाता है। और प्लिथ लेवल की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा प्लिथ लेवल है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये 40 फीट का एक हमारा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। तो 40 फीट के 3 आ रहे हैं, यानी कि 120 फीट ही हो जाता है। प्लस 25 फीट के 1, 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं। 25 फीट के 5 यानी कि 125 फीट हमारा ये हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाता है 245 फीट। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो भाई सोचते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ कुछ दीवार बनाने का नहीं है या फिर यहाँ नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ प्लिथ बीम देना ज़रूरी होता है, यहाँ का जो नीचे का बीम देना ज़रूरी होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दोस्तों जितना काम अधिक होगा उतना हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो जो ज़रूरत है अगर उसी हिसाब से अगर हम काम करवाते हैं तो हमारा खर्चा भी कम आएगा, प्लस हमारा काम भी बनेगा, काम भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारा ये प्लिथ लेवल का बीम, अगर यहाँ हमें कुछ दीवार वगैरह नहीं बनानी है, हमारा खुला खोल हमें रखना है, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊँ तो जहाँ जैसे कि हमारा ये खड़ा एक पिलर आ रहा है, बीम कॉलम आ रहा है इसे, तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी साइड से उसको आप जॉइन कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये कर दिया तो ये आपका कैंसिल हो सकता है। आपने अगर इस प्रकार से ये कर लिया तो ये कैंसिल हो सकता है। आपने कुछ इस प्रकार से आपने ये दे दिया तो ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे ना तो आपका खर्चा भी कम आएगा, मकान भी मजबूत बनेगा। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। तो 245 फीट ये हो जाता है। अब दोस्तों नींव की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है नींव की। तो नींव दोस्तों हमें जो जाली बनानी है वो 3 बाई 3 की बनानी है ऐसे। इस पे होता है क्या है कि हम 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल मकान भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका एक कॉलम से दूसरे कॉलम की अगर दूरी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों गांव हो शहर हो बहुत सारे ठेकेदार को क्या पता होता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 2 कॉलम की अगर बीच की दूरी ज़्यादा हमारे आ रही है ऐसे, जैसे कि अगर इस प्रकार से 15 फीट से ज़्यादा आ रही हैं, 15-16 फीट आ रही हैं, 17 फीट आ रही, इस प्रकार से अगर ज़्यादा आ रही हैं तो आपको इस कॉलम का जो साइज़ है वो आपको बढ़ाना है।
प्लस इसकी जाली की साइज़ भी आपको बढ़ानी है, जो कि नॉर्मल मकान में हम 3x3 की रखते हैं। इस अगर कॉलम की 2 कॉलम के बीच की दूरी ज़्यादा आ रही है तो इसको आप 4x4 में करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपका मकान 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल भी अगर जा रहा है तो उसके हिसाब से भी हमें फाउंडेशन मजबूत बनाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ठेकेदार मिस्त्री को इसके विषय में पता नहीं होता है और दोस्तों पता ना होने के चलते दोस्तों काम किसका बिगड़ता है, मकान मालिक का ही बिगड़ता है। तो ये हमें ध्यान आना चाहिए। तो नॉर्मल मकान में हम 3x3 की जाली बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 9 स्क्वायर फीट की एक हमारी जाली बनती है और चूँकि हमारे खड़े कॉलम 15 आ रहे हैं तो 135 स्क्वायर फीट की हमारी जाली ये बनती है इस प्रकार से। टोटल इतना वर्क हो रहा है दोस्तों कितना, जैसे कि 135 फीट तो हमारे खड़े कॉलम की लंबाई हो जाती है, प्लेट लेवल के बीम की लंबाई 245 हो जाती है। अब देखते हैं कि टोटल कितना सरिया हमारा लगता है, कितना रेती लगता है, कितना गिट्टी लगता है, सभी बारे से देखते हैं दोस्तों। जैसा कि तो 35 फीट ये हो रहे हैं, 110 फीट ये हो रहे हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा 380 फीट टोटल वर्क हो रहा है। अब दोस्तों जब भी हम मकान का निर्माण करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये खड़ा कॉलम हो सकता है, प्लेट लेवल का बीम हो सकता है, इसमें 6 सरिये प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये 6 सरिये में लगा रहा हूँ फुली 12 एम के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया है मकान का काम बार होता नहीं है, बहुत सारा पैसा उसमें हमारा लग जाता है, तो आपको ज़्यादा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। फुली 12 एम का सरिया आपको नीचे ज़रूर लगाना है। उसके बाद अगर ऊपर आप काम करवाते हैं तो वहाँ आप 2-10 के लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको नीचे तो फुली 12 एम का सरिया ही लगाना है। तो 12 एम का सरिया हम लगाएंगे तो 6 सरिया लगा रहे हैं तो 6 का यहाँ गुणा करेंगे ऐसे। तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाता है इसमें 2280 फीट टोटल सरिया लग रहा है। इसको भाग करेंगे 40 से, क्योंकि एक रोड आती है वो 40 फीट की आती है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है दोस्तों 57, यानी कि टोटल 57 नग हमारा सरिया लग रहा है। और जाली की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये एक जाली बना रहे हैं, 3x3 की बना रहे हैं, और एक जाली को बनाने में दोस्तों 1 नग सरिया हमारा लगता है। कितना लगता है? 1 नग सरिया में हमारी एक जाली बनती है। अब दोस्तों उसमें भी बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं कि कम सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारी जाली बन रही है ऐसे 3 फीट की, 3x3 की जाली बना रहे हैं, 3 फीट इस प्रकार से, 3 फीट इस प्रकार से। तो दोस्तों 6 सरिये इसमें लगेंगे ऐसे और 6 इसमें लगेंगे ऐसे, यानी कि टोटल 12 नग सरिये हमारे लगेंगे, जो कि 3-3 फीट के आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नग सरिये में हमारा एक जाली बनता है। तो 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं तो 15 नग सरिया हमारा लगेगा, तो 15 यहाँ जोड़ लेते हैं। तो टोटल 72 सरिया हमारा लगने वाला है, 72 नग। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, हाँ इसमें हम फुली 12 एम का जोड़ रहे हैं तो टोटल सरिया हमारा 7 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा। क्योंकि दोस्तों 12 एम का जो एक रोड आता है उसमें वजन 10 किलो का आता है, लगभग 10 किलो के आसपास आता है। दोस्तों ये सरिये की बात हो जाती है। रिंग की बात कर लेते हैं कि आखिरकार रिंग कितनी लगेगी और कौन सी रिंग हमें लगानी है। तो दोस्तों लगभग आपकी रिंग लगेगी 400 रिंग, और रिंग का साइज़ आपका रहेगा 6-10 का। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपके 2 कॉलम के बीच की दूरी बढ़ रही है तो आपको रिंग का साइज़ भी बढ़ाना है। जैसे कि 6-14 की रिंग आप लगा, 6-12 की रिंग आप लगा सकते हैं, 6-14 की रिंग आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों मकान का काम होता नहीं है, बहुत सारा पैसा उस काम को करने में हमारा लग जाता है। और थोड़ी सी अगर जानकारी हमें मिल जाती है कि हम उस काम को अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से बना पाते हैं तो हमें ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार होता ही नहीं है। तो 6-10 की रिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो 400 रिंग लग रही हैं, और एक रिंग का जो वज़न है दोस्तों 330 ग्राम के आसपास आता है। गुणा करते हैं तो 1 क्विंटल और 32 किलोग्राम सरिया आपका लगने वाला है 8 एम का, जो कि रिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सरिया जोड़ लेते हैं तो ये हमारा बनेगा 8 क्विंटल और 52 किलोग्राम, यानी कि दोस्तों राउंड फिगर में आप समझ लीजिए आपके सरिया जो लग रहा है वो 9 क्विंटल के आसपास सरिया आपका लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्तों? 9 क्विंटल सरिया लग रहा है। और भाव की बात कर लेते हैं तो अभी चल रहा है दोस्तों 55 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं तो ये आपके जो सरिया का खर्चा आएगा वो 49,500 रुपये के आसपास आने वाला है। और रेती की बात कर लेते हैं तो रेती लगेगी आपके 400 क्यूबिक फीट के आसपास, और इसका भाव चल रहा है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि 28,000 रुपये की रेती बनेगी। सीमेंट की बात कर लेते हैं तो लगभग 80 बैग के आसपास आपका सीमेंट लग जाएगा, और 350 का भाव चल रहा है। गुणा करते हैं तो ये आपके 28,000 रुपये की सीमेंट बनेगी। गिट्टी की बात करते हैं तो 300 क्यूबिक फीट के आसपास आपकी गिट्टी लगेगी, और 50 का भाव चल रहा है, 15,000 रुपये गिट्टी का खर्चा क्या आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ईंट से। ईंट का भी हम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों
बगल बगल हमें ईंट लगानी पड़ेगी, तो उसका लगभग 3000 ईंट आपकी लगेगी। एक ईंट 7 रुपये की मिल रही है, जो कि 21,000 रुपये की आपकी ईंट बनेगी। अब बात कर लेते हैं मज़दूरी की, जो कि सबसे अहम बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमें जानकारी होती नहीं है, और मान लीजिए कि हमारा बजट इतना है कि हम सिर्फ प्लेथ लेवल तक, कुर्सी लेवल तक ही काम करा रहे हैं। और बहुत सारे मकान मालिक का होता क्या है कि वो पूरा किसी भी ठेकेदार को ठेका देते हैं कि फुल फिनिशिंग हमें ठेका देना है, प्लास्टर हुआ, उसमें टाइल्स वगैरह जो भी काम होता है सब उस करवा देते हैं, और फुल फिनिशिंग के हिसाब से ठेका देते हैं। जो भी रेट आपका मिल जाता है, 300 रुपये मिल जाते हैं, 250 रुपये, 350 रुपये, जो भी आपका मिल जाता है उस हिसाब से आप किसी भी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ठेका देना है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपका बजट इतना है कि हम सिर्फ कुर्सी लेवल तक का ही काम करा रहे हैं, तो कुर्सी लेवल तक का ही ठेका दीजिए किसी भी ठेकेदार को। नहीं तो होता है क्या है कि बाद में माथाफोड़ी होती है, मगजमारी होती है। ठेकेदार को लगता है कि हमारे पास कम पैसे आए हैं, और मकान मालिक को लगता है कि ज़्यादा पैसे चले गए हैं, तो इसमें क्या है कि व्यवहार हमारा बिगड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका बजट एक प्लेथ लेवल तक का है तो प्लेथ लेवल तक का खर्चा ठेका दीजिए। छत हाइट तक का अगर काम का बजट है तो उस हिसाब से ही काम दीजिए। छत हाइट तक का काम है तो छत तक का काम है तो छत तक का ही आपको ठेका देना है। उससे क्या है कि हमारा व्यवहार बना रहता है, और ज़्यादा पैसे ना ले कोई, ऐसा हमारे मन में भी नहीं आता है। तो सिर्फ प्लेथ लेवल तक का काम अगर आप करवाते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का चूँकि हमारा एरिया है, तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी इसका काम चल रहा है। दूसरी बात, एरिया वाइज भी निर्भर करता है किस एरिया में कितना रुपये ठेकेदार मिस्त्री ले रहे हैं। तो 50,000 रुपये का हमारा मजदूरी बनता है। इसमें दोस्तों खड्डे खोदना वगैरह जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो मकान मालिक का ही होता है। कुछ मोहरम वगैरह डालना तो वो भी मकान मालिक का ही होता है। तो इस प्रकार से ये इतना खर्चा हमारा हो रहा है, जो कि सभी जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 2 लाख रुपए के आसपास ये खर्च आने वाला है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया है, प्लेथ लेवल तक, कुर्सी लेवल तक कितना खर्चा आया है। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट का जो आप मकान बना रहे हैं, सिर्फ हाइट यानी कि जो ब्रिक वर्क हो जाता है, जो भी हम हाइट रखते हैं 10 फीट 11 फीट, उस तक कितना खर्चा आता है। और आगे आने वाले वीडियो में प्लास्टर का भी खर्चा बताऊंगा, छत का बताऊंगा, फुल फिनिशिंग स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप हमसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी होता है क्या है कि जैसे कि ब्रिक वर्क करते हैं तो हम साइड में करते हैं, तो बहुत सारे ठेकेदार बीच में भी करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वो खर्चा वेस्टेड खर्चा होता है, उसको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों बीच में तो हम मोरम डाल देते हैं, और ये जो बीच का जो बीम हम डाल रहे हैं, प्लिंथ बीम, वो हम अगर अपने कुर्सी हाइट पर डालते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और जब ब्रिक वर्क हो जाता है दोस्तों हमारा, कि ब्रिक वर्क हो गया है, तो उसके बाद दोस्तों हमें 4 इंच डीपीसी भी कर लेनी है। उससे क्या है कि सील लाइन ऊपर तक नहीं जाती हैं। क्योंकि जब कुर्सी में मोहरम वगैरह हम डालेंगे, उसमें मोहरम डालेंगे, भर्ती करेंगे, तो उसमें क्या है कि सील रहती हैं, और सील दीवारों के सारे ऊपर चढ़ती हैं। तो कुर्सी लेवल तक होने के बाद दोस्तों हमें डीपीसी कर लेनी है, जो कि सील लाइन को वहीं रोक देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जो कि बहुत सारे मकान मालिक को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।